इससे पहले वाली क्लास में जैसे अपन ने मरुस्थल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने दो प्रकार के मरुस्थल पढ़े थे। एक तो शुष्क मरुस्थल जिसे महान मरुस्थल भी कहते हैं, और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो इसमें से आज अपन पहले जो है महान मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर देखो 4 जिले आते हैं। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो ये 4 जिले जो है वो हमारे इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर वर्षा देखो जैसे 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है, क्योंकि वहां पर पूरा क्या है, पूरा मतलब शुष्क एरिया है, किसी तरह के कोई पौधे वगैरह कुछ भी नहीं है, वनस्पति बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो पूरा मरुस्थल इलाका कहलाता है। तो ये 4 जिले जो है वो अगर आपसे पूरा मरुस्थल इलाका पूछा जाता है, महान मरुस्थल में कौन से जिले आते हैं, तो हमारे 4 आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, जिसमें वर्षा रेखा कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर है। और अगर पूरे मरुस्थल की पूछी जाती है, पश्चिमी मरुस्थल की, तो वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। और राजस्थान को कितने भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 2 भागों में बांटती है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, रेत के टीलों का विस्तार होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेत के टीले। आप लोगों ने देखे होंगे वहां पर, अगर राजस्थान की साइड उस तरफ जाते हैं, जैसे पश्चिमी मरुस्थल की साइड, जहां पर जैसलमेर या बीकानेर की साइड जाते हैं, तो वहां पर क्या रेत के टीले दिखाई देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो ये बालू का स्तूप जो है ये अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, इनको बनने की संरचनाएं भी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले देखो बालू का स्तूप जो है, जैसे रेत के टीले होते हैं, हवाओं का जोर रहता है, आपको पता है कि यहाँ पर आंधियां बहुत ज्यादा चलती हैं, और बिल्कुल बारीक और महीन मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी, जो कि क्या है, हवा के थ्रू जो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बालू का स्तूप उड़कर जो है वो दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है, जहां पर क्या होगा, एक नया बालू का स्तूप जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ये देखो बालू का स्तूप, इसे मरुस्थल, जैसे रेत के टीलों का एक जगह से दूसरी जगह पर बढ़ना क्या कहलाता है, मरुस्थल मार्च कहलाता है। जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रेत के टीलों का या बालू का स्तूप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर नया बालू का स्तूप बनना क्या कहलाता है, मरुस्थल मार्च कहलाता है। ठीक है, ये देखो जैसे एक बालू का स्तूप है, हवाएं चली, हवाएं चलने से क्या हुआ, एक नया बालू का स्तूप बन गया। ठीक है, तो रेत के टीले या मरुस्थल का आगे बढ़ना, तो वो क्या कहलाता है, मरुस्थल मार्च कहलाता है। तो मरुस्थल मार्च के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, नाचना। जैसलमेर के अंदर जो है वो मरुस्थल मार्च के लिए प्रसिद्ध स्थान है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो एक बालू का स्तूप से नए बालू का स्तूप का बनना है, यानी कि रेत के टीलों का आगे बढ़ना। अभी तो जैसे अरावली के बीच में भी पता है, जैसे बीच में अरावली बनी हुई है ना, तो अरावली के बीच में भी कुछ जगह ऐसी स्पेस है जहां से क्या है, ये पश्चिमी मरुस्थल जो है वो पूरब की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। अब देखो जैसे बालू का स्तूप के प्रकार है, उनमें पहले तो वनस्पति के आधार पर और फिर आकृति के आधार पर है। देखो जैसे आकृति के आधार पर अपन सबसे पहले कर लेते हैं, इसके अंदर से बरखान है, तारा है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, और भी हैं 2-3। तो ये सारे के सारे क्या है, आकृति के आधार पर जो है, इनकी आकृतियां अलग अलग तरह की बनती है, इसी वजह से इन्हें आकृति के आधार पर कहा गया है। और एक है वनस्पति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर देखो, एक तो वनस्पति सहित होते हैं, ऐसे टीले होते हैं जिनके ऊपर छोटी छोटी वनस्पति उगी हुई होती है। तो 2 तरह के क्या होते हैं, बालू का स्तूप होता है, एक वनस्पति के आधार पर और एक आकृति के आधार पर। वनस्पति में वनस्पति एक सहित होते हैं, ऐसे टीले या बालू का स्तूप आपने देखे होंगे जिन पर छोटी छोटी वनस्पति उगी होती है, वो तो वनस्पति सहित होते हैं। ठीक है, और एक वनस्पति विहीन होते हैं, जिन्हें हम धोरे बोलते हैं। सम के धोरे, जैसलमेर साइड जाते हैं तो वहां पर है ना, जिन पर किसी भी तरह की कोई वनस्पति नहीं होती, सिर्फ बालू का मिट्टी होती है। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, वो वनस्पति विहीन होते हैं। इसके अलावा अगर हम सबसे पहले आकृति के आधार पर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आता है बरखान आकृति। बरखान जो आकृति होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, ये देखो जैसे शेप बनी हुई है ना, अर्धचंद्राकार आकृति के बनते होते हैं। अब ऐसी आकृति होगी तो इसके अंदर वनस्पति तो होगी नहीं, वनस्पति कहाँ उगेगी इसके ऊपर, तो ये वनस्पति विहीन भी कहलाता है। ठीक है, तो बरखान के अंदर आकृति इसकी कैसी है, अर्धचंद्राकार है, और सर्वाधिक गतिशील होते हैं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे उठते जाते हैं और फिर जैसे ही हवाएं चलती है तो हवाओं के जोर से एकदम से बहकर जो दूसरी जगह पर चली जाते हैं, इसलिए गतिशील सबसे ज्यादा होते हैं ये। तो और वनस्पति विहीन होते हैं, और महान मरुस्थल के भूभाग में पाए जाते हैं, जिसमें देखो 3 स्थान है। एक तो ओसियां जोधपुर के अंदर है, भालेरी गांव चूरू में है, और मंडावा झुंझुनू में है। ये 3 स्थान मुख्य है जहां पर बरखान आकृति के या अर्धचंद्राकार आकृति के जो है वो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं और वनस्पति विहीन होते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले तो है ओसिया जोधपुर के अंदर, और भालेरी गांव चूरू, और मंडावा झुंझुनू के अंदर। तो ये 3 स्थान है राजस्थान के अंदर जहां पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं अनुदैर्ध्य।
अनुदैर्घ्य भी देखो 3 तरह के होते हैं, एक तो रेखीय बालू का स्तूप होते हैं, एक पवनानुवर्ती बालू का स्तूप होते हैं और एक सीप बालू का स्तूप होते हैं। ये क्या होते हैं, हवा के समानांतर बहकर, जैसे एक तरफ एक टीला बड़ा सारा बना हुआ है, ठीक है, उससे क्या होंगे, जैसे ही पवने या हवा चलेंगी तो ये कैसे बनेंगे, या तो सीप आकृति के बन जाएंगे, रेखीय आकृति के बन जाते हैं। तो ये देखो एक के ऊपर एक जैसे चढ़े हुए से नहीं होते, उस तरह से अनुदैर्घ्य आकृति के बन जाते हैं। एक जगह से टीले जो है वो समानांतर क्रम के अंदर बनेंगे, तो वो कैसे होते हैं, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होते हैं। क्षेत्र भी इनका वही महान मरुस्थलीय भाग, जो 4 जिले हैं अपने, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है, तो महान मरुस्थल के हिस्सों में ही आते हैं। उसके बाद देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में देखो, अगर मान लो कोई इस तरफ पहाड़ी है और एक तरफ टीला है, ठीक है, एक तरफ तो क्या है, रेत का टीला है और एक तरफ कोई पहाड़ी आ जाती है, छोटी या बड़ी पहाड़ी आ जाती है, तो उससे क्या होगा, जब हवाएं चलेंगी ना, तो हवाएं चलने के साथ क्या होगा, अगर कोई ठोस आकृति आगे आ जाती है हवाएं चलने के कारण, और जो बालू का स्तूप उड़कर जा रहा है, तो वो क्या होंगे, उससे टकराकर क्या होंगे, वो वहीं इकट्ठी हो जाती हैं। पहाड़ी ही नहीं, यदि कोई मकान या कुछ बना हुआ होता है ना, तो उसके भी आसपास क्या होते हैं, ये टीले बहकर जो उसके आसपास की दीवारों के पास जमा हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बालू का स्तूप बनते हैं वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। कुछ मकान के या पहाड़ी के उस तरफ भी चले जाते हैं, तो ये देखो ये इस तरह की शेप के बन जाते हैं, जैसे 90 डिग्री का कोण नहीं होता, तो ये उस तरह से बनते हैं, तो इन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। जो कि क्या करते हैं, बालू का स्तूप उड़कर किसी पहाड़ी से टकराकर जाओ वहीं पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और वहां पर जब पूरा ढेर लग जाता है ना पहाड़ी की ऊंचाई तक, फिर उसके बाद जो है वो ऊपर से निकलना शुरू हो जाती है मिट्टी। तो निर्माण कैसे होता है, हवा के संपूर्ण पर होता है। क्षेत्र देखो, त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावटी क्षेत्र जो है वो, इन क्षेत्रों के अंदर जो है वो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो देखो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ सारे के सारे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बरखान अर्धचंद्राकार, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, वनस्पति विहीन होते हैं, ठीक है, और महान मरुस्थल के भाग में पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जिले विशेष हैं, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू। जोधपुर में ओसियां, चूरू में भालेरी गांव और झुंझुनू मंडावा। फिर अनुदैर्घ्य पढ़ा था, अनुदैर्घ्य में हवा के समानांतर बनते हैं, ठीक है, जैसे जैसे जितनी ऊंचाई पर हवा चल रही है ना, ये उतनी ऊंचाई पर बनेंगे। फिर उसके बाद जैसे आ जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तो ये किसी पहाड़ी या किसी ठोस आकृति से टकराकर वहीं पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये हवा के समकोण पर बनते हैं, और क्षेत्र है अपने महान मरुस्थल का ही क्षेत्र कहलाता है, जिसमें से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावटी क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा बनते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होते हैं, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के आसपास कहीं बालू का स्तूप है, तो हवाएं चलने के कारण क्या होगा, वो जो मिट्टी है वो उड़कर क्या करेगी, पेड़ का जो तना होता है ना, तने के दोनों तरफ या चारों तरफ जब वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं, पैराबोलिक स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। तो तेज हवाओं के कारण बालू का स्तूप का उड़कर पेड़ के चारों तरफ इकट्ठा होना पैराबोलिक स्तूप कहलाते हैं। संपूर्ण राजस्थान में बनते हैं, कहीं भी चले जाओगे ना सब जगह बनते हैं ये, ठीक है। तो इसे हेयर पिन व जूड़ा बालू का स्तूप भी कहा जाता है, हेयर पिन या जूड़ा बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर है शुक्र काफिज बालू का स्तूप। ये तो देखो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके सहारे बनते हैं। फिर छोटी वनस्पति होती है, ठीक है, छोटी छोटी वनस्पति होती है ना, जैसे ये आक के पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे 1 फुट या 1.5 फुट या 2 फुट जो होता है, इतनी तक की ऊंचाई की जो वनस्पति होती है, झाड़ियां होगी, वनस्पति होगी, तो उनके चारों तरफ जब बालू का स्तूप तेज हवाओं के जरिए उड़कर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस तरह के बालू का स्तूप जब बनते हैं तो इन्हें शुक्र काफिज बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें तो क्या था, पैराबोलिक में तो क्या था, पेड़ के चारों तरफ बन जाएगा, उसमें क्या होगा, पेड़ होंगे, पैराबोलिक में पेड़ होंगे, ठीक है। तो प से आप इसको याद रखते हो कि पेड़ के चारों तरफ जो वो बालू का स्तूप बनते हैं वो पैराबोलिक कहलाते हैं, ठीक है। शुक्र काफी जो झाड़ियां वगैरह होती हैं, छोटी वनस्पति होती है, उसके चारों तरफ बनने वाली जो बालू का स्तूप होते हैं वो शुक्र काफिज बालू का स्तूप कहलाते हैं। पूरे राजस्थान में होते हैं, जहां भी आप देखोगे ना, जैसे कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगते हैं, उसके आसपास बहुत सारी मिट्टी। अब जैसे इस मौसम में हवाएं बहुत तेज चलती है, तो आप देखोगे ना, तो हर एक पेड़ के आसपास जो आपको मिट्टी का ढेर या काफी सारी मिट्टी मिलती है, तो वो यही होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के पैराबोलिक है, शुक्र काफिज है, तो इस तरह के बालू का स्तूप बनते हैं। फिर है नेवछा बालू का स्तूप। ये भी क्या है, निर्माण वनस्पति के सहारे ही होता है, परंतु एक ओर होता है। इसमें तो क्या है, जैसे दोनों ओर हो रहा है, उसमें सिर्फ एक ही तरफ होगा, एक ही तरफ उड़कर जो है वो बनेंगे, तो वो कैसे कहलाएंगे, नेवछा बालू का स्तूप। फिर आते हैं स्टार लाइक
इन्हें डाइन बोलते थे, ठीक है। स्तूप को तारा बालू का स्तूप है। ऐसे स्तूप जिनकी आकृति तारे जैसी होती है, देखो ऐसी है, ये अपने सूरतगढ़ साइड में बनते हैं, मोहनगढ़ में, पोखरण जैसलमेर, इन दो जगहों पे बनते हैं, जैसलमेर में और इसके अलावा सूरतगढ़ में, गंगानगर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के बालू का स्तूप बनते हैं, ऐसे स्टार की सी आकृति बन जाती है, पूरा एग्जैक्ट आपको स्टार तो नहीं दिखेगा लेकिन लगभग उसके जैसी ही दिखते हैं, इसी वजह से इसको स्टार लाइक स्ट्रक्चर कहा गया है। फिर आते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप क्या होते हैं, जैसे एक राज्य से उड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो वो कैसे स्तूप कहलाते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो इसमें देखो जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे हरियाणा और हनुमानगढ़ है, हरियाणा की सीमा हनुमानगढ़ से लगती है ना, तो हरियाणा के अंदर भी राजस्थान मतलब ये है पश्चिमी मरुस्थल जैसा ही हिस्सा है, रेतीली जगह है, ठीक है, और हनुमानगढ़ में भी है। तो इन दोनों की सीमा पर जो बनते हैं ना बालू का स्तूप, तो उनको क्या कहेंगे, नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाएगा। अब देखो लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या होती है, जैसलमेर में पाई जाती है, एक भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी है और पोखरण से मोहनगढ़ तक है। ये क्या है, जैसे बीच में जैसे जमीन के नीचे बहने वाली एक नदी मानी जाती है, ठीक है, तो उसी को भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भूगर्भिक जल की पट्टी जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, लाठी सीरीज है, ठीक है। तो कई बार लाठी सीरीज का पूछ लिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो पोखरण से मोहनगढ़ तक है। ये क्या है, मीठे जल की पट्टी है, वो इतना ही एरिया है जहां पर मीठा जल पाया जाता है, बाकी सब जगह पर मोस्टली खारा जल है, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल में जो है वो लवण बहुत ज्यादा है पानी के अंदर, जिसकी वजह से पानी का कैसा है टेस्ट में, खारा पानी है। लेकिन ये एक ही जगह है पोखरण से मोहनगढ़ तक की जहां पर क्या है, मीठा पानी है, ठीक है। तो जहां पर अगर यहाँ पर हैंडपंप वगैरह लगाए गए हैं ना, तो वहां पर क्या है, मीठा पानी आता है उन हैंडपंप से, तो इस वजह से क्या है, ये लाठी सीरीज कहलाती है। और ये क्या है, जैसे माना जाता है कि ये सरस्वती नदी का ही स्रोत है। जो सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है ना कि ये जो जमीन के नीचे बह रही है, अब ऊपर नहीं बहती, दिखाई नहीं देती है, तो ये जमीन के नीचे बह रही है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि वहां पर मीठे पानी की पट्टी कहलाती है ये, वहां पर इतने एरिया के अंदर मीठा पानी है। तो इस लाठी सीरीज के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है जिसे सरस्वती प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सरस्वती कहा जाता है, जिसमें सरस्वती नदी को खोजने का अभियान है। बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर ही नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे है। ये जैसे पता करना होता है ना कि मतलब इसके जमीन के नीचे कहाँ पर पानी है, तो उसके लिए अलग अलग मशीनें हैं, ठीक है, उनसे अपन को पता चल जाता है कि कितनी मतलब नीचे जो है, कितने किलोमीटर नीचे जो है वो पानी है। तो ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट सरस्वती, जहां पर क्या है, सरस्वती नदी को खोजने का अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर पाई जाने वाली घास देखो, करड़ है, मुराद है, सुगनी और सेवन घास। सेवन घास जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है यहाँ पर। और ये क्या होती है, सभी प्रोटीन युक्त घास होती है, प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है। गोडावन पक्षी जो होता है ना, उसके प्रजनन के लिए सबसे मुख्य घास मानी जाती है सेवन घास। तो सेवन घास को लस्सीथुरस सिडिकुस भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है लस्सीथुरस सिडिकुस। फिर प्रोजेक्ट ग्रीन का संबंध सेवन घास व गोडावन से है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि प्रोजेक्ट ग्रीन जो है उसका संबंध किससे है, सेवन घास से और गोडावन पक्षी से है, क्योंकि अगर जहां सेवन घास होगी वहीं गोडावन पक्षी जो है उनकी प्रजनन स्थली होती है वहां पर। फिर है चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, पोखरण में पाया जाता है। इसमें भी क्या है, मीठा पानी है, ठीक है। तो चांदन नलकूप जो है वो, चांदन नलकूप पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि चांदन नलकूप कहाँ है, पोखरण में है, ठीक है। और इसको और क्या कहा जाता है, इसे थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा पूछ लेंगे कि थार का घड़ा किसे कहते हैं, तो क्या है, चांदन नलकूप कहा जाता है उसको। फिर देखो अगर ये सब है तो झीलें भी होंगी। झीलें वहां पर कैसे बनती हैं, जैसे मान लो एक बालू का स्तूप है, ठीक है, बीच में एक और बालू का स्तूप इस तरफ है, ऊंचाई पर है, तो बीच में जो जगह बच जाती है ना, वहां पर क्या है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। जब बारिश आती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। वो बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है ना, तो यहाँ पर टाट, रन या प्याला कहा जाता है ऐसे स्थान को। तो यहाँ पर क्या होती है, इसी तरह की झीलें पाई जाती है। देखो जैसे प्राकृतिक झीलों के नाम है, टाड़ है, रन है, प्याला है। टाड़ तो होती है जैसे प्राकृतिक होती है, कई बार क्या करते किया जाता है, जैसे एक तरफ बांध बना दी जाती है, बांध समझते होगे कि एक तरफ मिट्टी इकट्ठी कर कर जो बांध बना दी जाती है, दूसरी तरफ भी बना दी जाती है, तो वो तो हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है। और प्राकृतिक में आती है रन और प्याला होते हैं, जिसके अंदर क्या है कि अपने आप जैसे बनते हैं ये, ठीक है। सॉरी, टाड़ और रन तो प्राकृतिक है और प्याला कृत्रिम है।
फिर आती है प्याला झील। प्याला झील जो होती है ना, जिसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या है, दलदली अवस्था हो जाती है, उसकी दलदली बन जाती है, काफी समय तक पानी इकट्ठा रह जाता है। तो एक वहां पर क्या है, पानी बहुत देर तक इकट्ठा रहता है ना, तो लवण भी उसके अंदर मिक्स होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का पानी तो मीठा होता है, ठीक है, लेकिन जब वो कुछ समय तक पड़ा रहता है तब तक तो मीठा रहता है, लेकिन थोड़े बहुत जैसे काफी टाइम निकल जाए, 15 से 20 दिन निकल जाते हैं, तो उसके बाद क्या है, वो पानी जो होता है वो खारा हो जाता है, और वहां पर क्या होता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे दलदली क्षेत्रों में भी यहाँ पर जो है वो जैसे फसलें वगैरह उगाई जाती हैं। तो दो बालू का स्तूप के मध्य वर्षा का पानी इकट्ठा होना, ये झीलें क्या होती है, अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में ये पूरी तरह से सूख जाती हैं, कुछ समय तक ही रहती हैं, इसी वजह से अस्थायी होती हैं। ये देखो जैसे इसमें डायग्राम बना हुआ है ना, दो जैसे बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप के मध्य वर्षा का पानी इकट्ठा हुआ, और ये उच्च लवणता वाली झीलें कहलाती हैं, जिन्हें सैलिना झील, सैलाइन झील बोला जाता है। सैलाइन नमक पुल तो बोलते हैं ना, जिसमें लवण बहुत ज्यादा होते हैं, सैलाइन वाटर जो होता है, ठीक है, तो बाद में सैलाइन झीलें बन जाती हैं। इन झीलों के सूखने पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, प्याला कृषि कहलाती है। जोधपुर में देखो बाप व लावा झील जो है, और बाड़मेर में थोब है, इसके अलावा जैसलमेर में कहाँ है, पोखरण में है भाकरी, बीरमसर, चूरू में ताल छापर, परिहारी, जयपुर में सांभर झील। ये सारी की सारी झीलें जो है वो इसी तरह की झीलें हैं। फिर देखो जैसे बाप गांव है, इस गांव में बोल्डर पाए जाते हैं, जैसे गोल चिकने पत्थर होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे गोल चिकने पत्थर होंगे, तो उनका जमाव जो होता है ना, वो बोल्डर कहलाता है। तो ये बोल्डर जो है वो बाप गांव के अंदर तो है, दो तरह के हैं, बाप बोल्डर और बहादुरा बोल्डर। बोल्डर पे भी क्वेश्चन आते हैं कि बोल्डर क्या होते हैं, गोल चिकने पत्थरों का जमाव बोल्डर कहलाता है, ठीक है, या पूछ लेंगे गोल चिकने पत्थरों का जमाव क्या कहलाता है, बोल्डर कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है ऑकिल वुड फॉसिल पार्क। जब मैंने आपको शुरू में मरुस्थल के बारे में बताया था, पश्चिमी मरुस्थल के बारे में, तभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर ऑकल वुड फॉसिल पार्क भी है, जिसे राष्ट्रीय मरु उद्यान कहते हैं, जैसलमेर के अंदर है। समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले हैं, तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है ना, जिसमें समुद्र का भी हिस्सा है, तो वहां पर जितनी भी वनस्पति नदियों के थ्रू गई थी, वो सारी की सारी जो है उसका अवशेष जो है हमें यहाँ पर मिलता है। फिर जुरैसिक पार्क, जुरैसिक आप समझते होंगे, जो ये डायनासोर वगैरह थे, तो उनके लुप्त होने के प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं। फिर आते हैं जुरैसिक युग के प्रमाण, जुरैसिक और डायनासोर ये एक ही तरह की चीज है, और फतेह सागर जैसलमेर के अंदर जो है वो इनके प्रमाण मिले हैं। फिर पश्चिमी राजस्थान में आग्नेयी चट्टानें पाई जाती हैं। तनोट माता का मंदिर है, ये सभी जानते होंगे, आप लोग गए भी होंगे। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर के अंदर है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सैनिकों की कुल देवी, थार की वैष्णो देवी। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि थार की वैष्णो देवी कौन है, तो वो तनोट माता है, या सैनिकों की कुल देवी कौन है, तनोट माता है, ठीक है। तो ये तनोट माता डालकर क्वेश्चन बहुत कम देते हैं, ये इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा आता है कि सैनिकों की कुल देवी कौन सी है और थार की वैष्णो देवी कौन है, तो वो तनोट माता है। फिर देखो यहाँ पर तेल का कुआं भी मिला है, एक यहाँ पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। जैसलमेर का गोटारू में क्या है, हीलियम गैस के भंडार मिले। ये अभी का करंट ही क्वेश्चन है कि जैसलमेर के गोटारू गांव के अंदर जो है हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो ये भी अभी करंट का ही है कि गोटारू गांव जो है ना, वहां पर आसमान से देखने पर इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा, इस तरह की शेप में पेड़ लगाए जा रहे हैं। कैपिटल वर्ड में दिखेगा इंडिया लिखा हुआ, जैसे आप एरोप्लेन से या जा रहे हैं तो वो कहाँ दिखेगा, इंडिया लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे इंडिया लिखा हुआ हो, लेकिन उस शेप में क्या लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं। ये लगाए जा रहे हैं अभी भी, ठीक है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा, ये अभी का करंट का ही है, ठीक है। जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। फिर है पंचपदरा, इसे रिफाइनरी परियोजना कहा जाता है, जिसे एचपीसीएल व राजस्थान के सहयोग से चलाई जा रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा चलाई जा रही है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। पंचपदरा पूछा जा सकता है कि रिफाइनरी परियोजना जो है वो सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, वो पंचपदरा है, जो राजस्थान के सहयोग से और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है ये चलाई जा रही है। फिर ये महान मरुस्थल को क्या कहा जाता है, एनर्जी हब कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि महान मरुस्थल को क्या कहा जाता है, एनर्जी हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पेट्रोलियम व लिग्नाइट और कोयले का उत्पादन होता है। तो महान मरुस्थल में जब पेट्रोलियम व लिग्नाइट और कोयले का उत्पादन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी हब कहा जाता है। फिर है मरुस्थल के प्रकार है, तो इसमें देखो एक तो होता है हमादा, रेत और इर्क।
अब देखो कई जगह पहाड़ियां होती हैं, बहुत बड़ी पहाड़ी होती है, बारिश हुई, कटाव भी होता है, हमें पता है इरोशन होता है ना, जैसे कटाव होता है बारिश वगैरह आने से, पवने चलने से, तो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं पहाड़ी के टूट टूट कर क्या होते हैं, वो दूसरी जगह पर जो है वो जाने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर होंगे, धीरे धीरे जब वो लुढ़कते हुए नीचे जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, और लास्ट में क्या होते हैं, मिट्टी के जैसे ही कण बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वो चट्टानी मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, जहां ये बड़े बड़े पत्थर भी होती है और मिट्टी भी होगी तो वो चट्टानी मरुस्थल कहलाएगा। जहां पर छोटे पत्थर और मिट्टी होती है वो पथरीला मरुस्थल कहलाता है। और जहां पर रेत का जमाव होता है ना, वो होता है, जैसे पश्चिमी मरुस्थल का जो भाग है अपना, वो रेत का जमाव ही ज्यादा है। ठीक है, फिर देखो हमादा के अंदर पश्चिमी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। जिले देखो कौन कौन से हैं, फलोदी है जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर और बालोतरा बाड़मेर, ये 3 जिलों पर जो है वो हमादा की चट्टानें जो पाई जाती हैं। फिर देखो रेग है, पथरीला कंकरीला व मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। ये जो बीच वाला हिस्सा था ना, इसको कहा जाता है रेग। ये वाला तो हिस्सा जो हमादा है ये पहाड़ी है, पथरीले मरुस्थल को। और फिर उसके बाद जो है पथरीला और कंकरीला मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। और लास्ट में जब मिट्टी का जमाव पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। फिर आ जाता है लघु मरुस्थल। फिर देखो लघु मरुस्थल है, लघु मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक है। चट्टानी मरुस्थल, इसमें निर्मित झीलें देखो, जैसे पहाड़ियां, जैसे अपने पहले तो बालू का स्तूप वाले पड़े थे जिसके अंदर क्या थे, 2 स्तूप थे और उनके बीच में झीलें बन रही थी। ठीक है, जिन्हें हम क्या कह रहे थे, रन टाट या कहा जाता है, प्याला कहा जाता है। और ये जो पहाड़ी के बीच में जो झीलें बनती है ना, 2 पहाड़ियों के बीच में जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो जो बनने वाली झीलें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बाल सन झील कहा जाता है। उन्हें रन टाट या प्याला कहते थे जब 2 बालू का स्तूपों के बीच में बनती है, और जब 2 पहाड़ियों के बीच में जो वर्षा से झीलें बनती हैं उनको क्या कहा जाता है, बाल सन झील कहा जाता है। फिर थली देखो कौन सी भाग पे जाते, मरुस्थल के भूभाग में निम्न भूमि को, जो नीचे की भूमि होती है ना, मिट्टी के नीचे की जो भूमि होती है उसे हम थली कहते हैं। ठीक है, फिर मरहो है, मरहो किसे कहते हैं, रेत के टीलों पर मिट्टी की लहरदार जमाव को मरहो कहा जाता है। आपने बहुत सारे टीले या इस तरह की देखी होंगी जहां पर मिट्टी जो होती है ना, काफी समय तक जैसे कोई नहीं चले वहां पर, तो हवाएं चलने के कारण क्या होती है, लाइनें सी बन जाती हैं। ठीक है, तो उन जो लाइनें बनती है ना, लहरदार जमाव जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मरहो कहा जाता है।